हेलो दोस्तों और सबका स्वागत है एसएससी पॉलिटी PYQ चैलेंज में। क्या आप सब तैयार हैं ये देखने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त है? चलिए शुरू करते हैं। रूल्स एकदम सिंपल हैं। आपके सामने आएंगे 7 सवाल और हर सवाल के लिए सोचने का वक्त मिलेगा सिर्फ 5 सेकंड। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए अपना स्कोर नोट करते रहिएगा। तो क्या सब तैयार हैं? लेट्स गो। ठीक है, तो राउंड 1 शुरू करते हैं, जिसका फोकस है फाउंडेशनल एक्ट्स पर। ये वो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं जिन्होंने भारत के शुरुआती शासन की नींव रखी थी। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल स्क्रीन पर है। भारत में पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919, बी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 या डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1862। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप और सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो ये जवाब सही क्यों है? 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट को मॉर्ली-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है और इसी एक्ट ने पहली बार मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की। मतलब ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मूव था। और यहाँ एक सुपर इम्पोर्टेंट एसएससी एग्जाम टिप है। 1909 के मॉर्ले-मिंटो से लेकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक ये सारे एक्ट्स एसएससी के सवालों के लिए गोल्ड माइन है। हर एक्ट के की प्रोविजंस पर खास ध्यान देना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। केंद्र में पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका किस एक्ट से आई थी? ऑप्शंस हैं ए. 1919 एक्ट, बी. 1935 एक्ट, सी. 1947 एक्ट या डी. 1909 एक्ट। सोचिए, 5 सेकंड्स है आपके पास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1919 एक्ट। कितनों का सही हुआ ये? चलिए इसे समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसी एक्ट ने सेंट्रल लेवल पर 2 सदनों वाली विधायिका की शुरुआत की। इतना ही नहीं, इसने प्रांतों में डायार्की यानी द्वैध शासन की व्यवस्था भी शुरू की। एक और जरूरी एसएससी एग्जाम टिप, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। प्रांतों में डायार्की जो 1919 एक्ट से आई और केंद्र में डायार्की जो 1935 एक्ट से आई। इन दोनों के बीच कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन एरिया है। राउंड 1 खत्म। अब बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस राउंड में हम संविधान के फिलोसॉफिकल और राइट से जुड़े पहलुओं पर फोकस करेंगे। तीसरा सवाल, और हाँ जरा ध्यान से पढ़िएगा। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. यह ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है, बी. इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बदला गया था, सी. इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता या डी. यह संविधान को अपनाने की तारीख बताता है। आपका समय शुरू होता है। ओके, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, सवाल था कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर खेल ये है कि सवाल ने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस में साफ कहा था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, इसलिए आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है, बशर्त ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदला जाए। तो कथन सी गलत हो गया। ये एक प्रो टिप है, सवालों में नॉट, इनकरेक्ट और एक्सेप्ट जैसे शब्दों पर खास ध्यान दें। ये आपकी रीडिंग एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए ही डाले जाते हैं। अगला सवाल भी इसी पैटर्न पर है। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. नेहरू रिपोर्ट 1928 ने फंडामेंटल राइट्स का समर्थन किया था, बी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान था, सी. साइमन कमीशन ने इनका विरोध किया था या डी. क्रिप्स मिशन ने भी इनका विरोध किया था। आपका समय और सही जवाब है ऑप्शन बी। ये कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान था, ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसमें कोई बिल ऑफ राइट्स या मौलिक अधिकार शामिल नहीं थे। जबकि नेहरू रिपोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स का जोरदार समर्थन किया था, पर उन्हें इस एक्ट में जगह नहीं मिली।
इसलिए बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ऐतिहासिक रूप से सही हैं। एक और टिप, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कब क्या मांग उठी जैसे नेहरू रिपोर्ट में, और असल में किस एक्ट में क्या मिला जैसे 1935 एक्ट में, ये जानने से गलत ऑप्शंस को हटाना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल राउंड में, राउंड 3, द 1935 एक्ट एंड इंडिपेंडेंस। चलिए देखते हैं इसमें कैसा प्रदर्शन रहता है। पांचवा सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सबसे इंपॉर्टेंट और लास्टिंग फीचर क्या थी? ए, लिखित संविधान का प्रावधान, बी, द्विसदनीय विधानमंडल, सी, संघीय योजना, या डी, प्रांतों के लिए जिम्मेदार सरकार। 5 सेकंड। टाइम्स अप। और सही जवाब है सी, फेडरल स्कीम यानी संघीय योजना। हुआ ये था कि 1935 के एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स शामिल होने थे। हालांकि ये फेडरेशन कभी पूरी तरह से बन नहीं पाया, लेकिन शक्तियों के बंटवारे के साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो भारत के संविधान की नींव का पत्थर बन गया। एक जबरदस्त एसएससी एग्जाम टिप, गवर्नमेंट एक्ट 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हमेशा याद रखें: फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और केंद्र में डायरकी। छठा सवाल एक फेमस क्वोट पर है। किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का एक नया चार्टर कहा था? ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, सरदार पटेल, या डी, बी.आर. अम्बेडकर। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट की बहुत कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे एक ऐसी मशीन बताया था जिसमें ब्रेक तो बहुत मजबूत है लेकिन कोई इंजन नहीं है। उनकी ये आलोचना इस बात पर थी कि असली पावर तो अब भी ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही थी। एसएससी एग्जाम टिप, जो बड़े बड़े नेशनल लीडर्स थे उनके फेमस कोट्स और कमेंट्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनकी एक छोटी सी लिस्ट जरूर बना के रखिएगा। और ये रहा चैलेंज का आखिरी सवाल। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रॉयल एसेंट यानी शाही सहमति कब मिली? ए, जुलाई 1947, बी, जून 1947, सी, अगस्त 1947, या डी, मार्च 1947। आपका समय शुरू होता है अब। और इस चैलेंज का एंड होता है सही जवाब के साथ, जो है ऑप्शन ए, जुलाई 1947। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसे 18 जुलाई 1947 को पास किया गया और शाही सहमति मिली, और इसी एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन को ऑफिशियली खत्म कर दिया। एक आखिरी एग्जाम टिप, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ डेट्स नॉन नेगोशिएबल है, मतलब वो तो याद करनी ही पड़ेंगी। 18 जुलाई 1947 रॉयल असेंट और 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस, ऐसी ही 2 तारीखें हैं। तो चैलेंज हुआ खत्म। अब ईमानदारी से बताइए 7 में से क्या स्कोर रहा? नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं किसने टॉप किया है। चलिए आज के इस विश्लेषण से जो मेन बातें सीखी उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, हिस्टोरिकल एक्ट्स जैसे 1909, 1919, 1935 से सवाल बहुत आते हैं। दूसरी, नॉट और एक्सेप्ट जैसे कीवर्ड्स पर बहुत ध्यान देना है। तीसरी, सिर्फ जवाब रटने से ज्यादा जरूरी है उसके पीछे का क्यों समझना। और आखिर में पीवाईक्यू सॉल्व करना ही एग्जाम पैटर्न को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है कि इस चैलेंज में सबको मजा आया होगा और तैयारी में भी मदद मिली होगी। अब कमेंट्स में बताइए अगला चैलेंज किस सब्जेक्ट पर देखना चाहेंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए और हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ।